सैनिकों के साहस की हर गाथा बेमिसाल थी। करगिल की चोटियों पर उनकी हर बात अनमोल थी। नमस्कार, आपके साथ मैं लावनी विनीत हूं और आप रण क्षेत्र देख रहे हैं। रण क्षेत्र आज बहुत खास है, विशेष है, क्योंकि रण क्षेत्र में बात आज उन वीर जवानों की, जाबाजों की, उन साहसियों की करने वाले हैं जिन्होंने आज से 25 साल पहले वो कर दिखाया था जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने करीब ही नहीं होगी, सपने में भी नहीं सोचा होगा। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से दोस्ती के नाम पर धोखा दिया था, भारतीय सेना ने उस धोखे का मुंह तोड़ जवाब देते हुए करगिल की चोटियों पर भारतीय तिरंगा लहराकर ये बता दिया था कि हम वो हैं जो छेड़ने पर छोड़ते नहीं हैं। आज पूरे देश में साहस, पराक्रम, शौर्य को नमन किया जा रहा है, बलिदान को याद किया जा रहा है, शौर्य का, साहस का जश्न मनाया जा रहा है करगिल विजय दिवस के रूप में। लेकिन आज एक और ऐसा सवाल है जो उठ खड़ा हुआ है, एक ऐसी तस्वीर है जो पाकिस्तान के लोगों को दिखानी जरूरी है कि वो किस कदर किस सरकार के अंतर्गत आ रहे हैं, कौन सी वो सेना है जो उन्हीं को गुमराह कर रही है, उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही है। आज जब एक तरफ भारत में जश्न है, साहस का जश्न है, शौर्य और पराक्रम का जश्न है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के 2700 परिवारों में चूल्हा नहीं जला है। 2700 परिवार आज मातम मना रहे हैं, क्योंकि ये वो परिवार हैं जिनको पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने ठगा, छला, गुमराह किया और आज तक वही हो रहा है। हम अपने देश के सैनिकों पर, सेना पर गर्व करते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं जहां पर अदम्य साहस का प्रतीक माने जाने वाले हमारे वो प्रहरी हैं जिन्होंने पाकिस्तान की प्रॉक्सी वॉर को भी पूरी तरह से धूल चटाई। लेकिन पाकिस्तान के लोग आज भी अपनी ही सरकार, अपनी ही सेना के पैरों तले दबे कुचले जा रहे हैं। आज करगिल युद्ध के पर्दे के पीछे की वो कहानी आपके सामने रखने वाले हैं जिसे आने वाली पीढ़ियों को देखना और समझना होगा, जानना होगा कि करगिल युद्ध यूं आसान नहीं था। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां थीं जो विषम थी, लेकिन सम विषम परिस्थितियों पर पार पाते हुए किस तरीके से हमारे सैनिकों ने अदम्य साहस दिखाया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान की सेना को तो 2 गज जमीन भी मैसर नहीं हुई। पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना ने अपनों को ही ठगा, उन्हें भारत में ही दफन होना पड़ा। वो तो आज भी अपनी जमीन के लिए, 2 गज जमीन के लिए तरस रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम किस कदर रोती है अपनी सरकार द्वारा छले जाने पर, अपनी सेना द्वारा छले जाने पर। हम आज की ये विशेष प्रस्तुति में धीरे धीरे करके आज के एक्सपर्ट से इन 2700 परिवारों के मातम के पीछे की क्या कहानी और क्या सबक आज लेने की जरूरत है, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको 12 साल पहले का एक वीडियो दिखाना चाहते हैं। खुद पाकिस्तान की मीडिया में ही पाकिस्तान के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार ही अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना के द्वारा छले गए पाकिस्तानी आवाम की सच्चाई को सामने रख रहे हैं कि किस तरीके से ये पूरी जो स्ट्रैटेजी थी उसके पीछे वो सैनिक जिनको पाकिस्तान ने अपनाया भी नहीं, उन तक को गुमराह किया गया, यानी किस तरीके से गफलत में रखा गया शुरू से ही। लेकिन इस पूरे के पूरे युद्ध में 4 एलिमेंट्स को ध्यान देना चाहिए: पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के आतंकियों और फिर युद्ध के बाद उन आतंकियों और उन सैनिकों के परिवार वाले जिनकी घरों में आज चूल्हा नहीं जलाए। इस कार्यक्रम में हम उनके प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। हमारा उद्देश्य सीधा सीधा है उनकी आंखें खोलने का, जो हर बात पर कहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार से बात करनी चाहिए, पाकिस्तान की सेना से बात करनी चाहिए। उन्हें समझना चाहिए कि जो सरकार, जो सेना अपनों का नहीं हुआ, वो भारत का क्या होगा। आज इसी पर चलिए खुलकर बहस करेंगे, बातें करेंगे। हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं, बेहद खास अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ आज पैनल में है जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा सर। जय हिंद सर, स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त आज जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, वीर चक्र प्राप्त रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी साहब है। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ पाकिस्तान से भी हमारे साथ
मेहमान जुड़ेंगे। पाकिस्तान के जाने माने पत्रकार हैं चांद नवाब साहब भी हमारे साथ होंगे। चांद नवाब जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत के सर आपके साथ करना चाहती हूँ। एक तरफ हम साहस और शौर्य का जश्न मना रहे हैं, उस पराक्रम को याद कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, जिसके लिए हमारे देश में आज खास तौर से एक दिन मनाया जा रहा है। इस दिवस को जश्न के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों को भी आईना दिखाने की जरूरत है कि पाकिस्तान में आज 2700 घरों में चूल्हा नहीं जला। मातम इसलिए है क्योंकि वहां की सरकार, वहां की सेना ने अपनों को ही ठगा, अपनों को ही गुमराह किया। के सर। जय हिंद लावनी। जय हिंद सर। देखिए, आज विजय दिवस है, तो सबसे पहले मैं अपने उन रणबांकुरों को, वन रणवीरों को जिन्होंने अपनी सुप्रीम सैक्रिफाइस दी, 500 से भी अधिक और 1500 से जो घायल हुए, जिसमें मेरे यूनिट के मैं कमांड कर रहा था, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें हमने अपनी शहादत दी जवानों की, अपने अफसरों की, और इसके अलावा जो घायल हुए। तो आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से उन सभी परिवारजनों को मैं सत सत नमन करता हूं और पूरा देश नमन करता है। अभी ये अब बात है कारगिल के युद्ध में, जो आपने पूरा का पूरा दिखाया किस तरह से पाकिस्तान ने छलावा किया। एक कहावत है, उसको माना जाता है कि एवरी नेशन, हर एक देश के एक आर्मी होती है, देयर इज अ आर्मी, लाइक इंडिया हैज गॉट इंडियन आर्मी। पर पाकिस्तान में ये है कि आर्मी हैज गॉट अ नेशन। जो पाकिस्तान आर्मी है उसका पाकिस्तान है। तो ये जो डिफरेंस है जिसके बारे में आपकी बात करना चाहती हैं कि जो 2700 जिनके बॉडी छोड़ के वो चले गए, उसकी मैं थोड़ी सी देखिए, कारगिल की लड़ाई मैं गया, हमारी बटालियन दिल्ली में थी और हमें एयरलिफ्ट किया गया। और आप सुनी ली हैं कि ये मई का महीना की बात हो रही है और हम पहले ही वीक में हमें लिफ्ट किया गया और 5 मई से जो ये डिक्लेयर हुआ कि इंट्रूशन है, और 8 मई से कारगिल की लड़ाई ऑपरेशन विजय शुरू हुई। मेरी बटालियन जो कारगिल का इलाका है, जो उसका जो सेक्टर है, चोर बाटला सेक्टर, हमें ये मिला कि इसकी आप करेंगे। बहुत बड़ा इलाका है जहां पर उस समय दुश्मन चढ़ रहा था इन इलाकों में, और जो पहला 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 ये प्रूफ लाया गया, क्योंकि सभी आर्मी चीफ भी यही बोल रहे थे कि आप प्रूफ लाइए कि इसमें पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं। तो पहला जो NLI, नदर लाइट इन्फेंट्री, आपने भी सुना, उनके पाकिस्तान के एक किसी पत्रकार कर रहे थे नदर, तो 5, 4 और 5 नदर लाइट इन्फेंट्री हमारे बटालियन ऑपरेशन के सामने थी। ये तो दूसरा कहानी, यदि समय होगा तो बताऊंगा कि किस तरह हम पाकिस्तान के अंदर गए। मगर पहली डेड बॉडी जो हमें मिली 4 NLI के और सोनम वांगचुक लद्दाख स्काउट की एक टुकड़ी मेरे बटालियन के साथ में थी, मेरे ऑपरेशनल कंट्रोल में, और हमने उसको मारा। वो चढ़ रहे थे पहाड़ियों के ऊपर से, हमने मारा एक जगह तब को चंद, और 5 उनके शहीदत करी और को खींच के लाए। पूरे इक्विपमेंट, ड्रेस इसके साथ में थे। वहां से लेकर हेलीपैड तक आने के लिए हमारे जो हमारे हेप्टर के पायलट थे, उन्होंने जान की बाजी लगा दी, क्योंकि हमने तो मारा, उनको लेकर आए। हमने जब बताया अपने सीनियर अधिकारियों को, मैं उस समय CO था, तो डेड बॉडीज हैं उन, जिसके लिए हम सब तड़प रहे हैं, पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं। और मुझे बड़ा गर्व है, सोनम वांगचुक जिसको महावीर चक्र मिला, तो वो डेड बॉडी को लेकर के हम एक जगह है जहां पर हमारे डिविजनल कमांडर साहब जो थे वो आए और उन्होंने देखा कि डेड बॉडीज। उसके पहले आप सुनील कालिया का नाम, हमारे कैप्टन सौरभ कालिया का नाम सुनी है, उनकी डेड बॉडी की छत बिछत हो चुका था। इन्होंने कर चुके थे, क्योंकि वो पहले थे जो गए थे आगे, और उनको पकड़ उन्होंने अपने घेरे में ले लिया और उनके बोटी बोटी काट दी, एक एक अंग सब चीज काटा जब हमें उसे डेड बॉडी मिली। ये था उनका, ये हमने पूरे विश्व को दिखाया। ये हुआ और ये हो गया कि पाकिस्तान आर्मी इसमें फुली इन्वॉल्व है। अब आप बात करती हैं 2 जो कि वहां पे मारे गए। ये लड़ाई युद्ध चला, ये चला हमारे 8 तारीख था और ये चला
आज का दिन जो 27 जुलाई का है, तकरीबन इतने दिन तक युद्ध, घमासान युद्ध, और हमने इसको घमासान युद्ध, जहां हमारी सौर गाथाओं का इतिहास लिख दिया गया, बिल्कुल। हमने सब डाला। मगर ये पाकिस्तानी आर्मी के लोगों की डेड बॉडी नहीं ले गए, उनको उन्होंने कहा है ही नहीं, बोलते रहे ये हमारे नहीं है। और वहां के 4 NLI और ये बटालियन को जिसको हम लोगों ने कैप्चर किया था, वो आप जो कह रही ना, उनके ही देश के लोग ऐसी ऐसी भद्दियां गाली, क्योंकि जो मरे हुए थे उनको हमने कलमा पढ़कर उनकी ये बनाकर हमने उनको पूरी पूरी सजा, जो उनका रीति रिवाज है, जिसके हम लोग सारे हिंदू, मैं तो सिख बटालियन का हूं, और हमने उनको सुपर्दे खाक में किया, जो सुपर्दे खाक की उनकी स्टोरी है। क्योंकि तो ये हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमारी सेना का लेना मना कर कैरेक्टर है, दिया, उन्होंने नहीं डिनाई हमारे कर दिया नहीं। क्योंकि ये उनके डीएनए में है। इसीलिए आज हम ये जो हम शो रख रहे हैं, हमारा उद्देश्य, हमने कहा कि हमारे दो उद्देश्य हैं। एक तो उन लोगों की आंखें खोलना जो बात बात पर कहते हैं कि पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जो कहते हैं कि अरे बात होगी तभी रास्ता निकलेगा। दूसरा, उन लोगों की भी आंखें खोलने की जरूरत है जो बार बार हमारी सेना को, हमारे देश के सैनिकों को अभद्र टिप्पणियां देते हैं, गलत बातें कहते हैं। उन्हें समझना चाहिए भारतीय सेना का कैरेक्टर क्या है। हमारे देश का सैनिक दूसरे देश के सैनिक का उतना ही सम्मान करता है जितना, जैसा कि हमें हमारी परंपरा में है। ये परंपरा हमारी सेना में है। मैं मेजर साहब आपके साथ इस बात को कंटिन्यू करूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि कर्नल साहब भी हमारे साथ हैं, उनके भी कुछ अनुभव है इस युद्ध से जुड़े हुए। महत्वपूर्ण ये है कि कर्नल साहब देखिए, त्यागी सर आपके पास आ रही हूँ सीधे। महत्वपूर्ण ये है, जैसा कि मैंने कहा कि इस शो को रखने का एक बड़ा उद्देश्य था, शौर्य को, साहस को हम नमन कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की जो बड़ी कहानी है उससे अपनी आने वाली पीढ़ी को वाकिफ कराना, उनको इस बात को बताना कि याद रखिएगा, आज जो लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान से बात कर लीजिए तो रास्ता निकल आएगा, पाकिस्तान की सरकार और सेना बात करने लायक नहीं है, क्योंकि वो अपनों के साथ ही धोखा करती है। अपनी सेना तक को उन्होंने मुजाहिदीन बना दिया। अब सोचिए, अपने ही अगर सैनिकों को आतंकी करार दे दिया जाए एक देश की सरकार के द्वारा, तो फिर उससे क्या बात होनी चाहिए। कर्नल सर। बिल्कुल ठीक कह रही है लावनी जी। ये जो आपने कहा कि पाकिस्तान से बात की जाए, बात कब नहीं की। हिंदुस्तान के करीब करीब सभी प्रधानमंत्रियों ने पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान को उसके हक से ज़्यादा पानी दिया। लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 का युद्ध जीतने के बाद भी हाजी पीर पास पाकिस्तान को वापस कर दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने के बाद भी और 93,000 सिपाहियों को वापस कर दिया। और अटल बिहारी वाजपेयी तो बाकायदा एक बस लेकर लाहौर तक गए और लाहौर डिक्लेरेशन की। और नरेंद्र मोदी जी भी नवाज शरीफ के घर में उतरे और एक शादी में शरीक हुए। यानी कि हर बार हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया और हर बार पाकिस्तान ने आपकी कमर में छुरा घोंपा। यानी कि उसका करैक्टर तो यहीं से समझ आता है। लेकिन पराकाष्ठा जब हो गई कि जब कारगिल युद्ध में जो आतंकी मारे गए, दरअसल में वो आतंकी नहीं थे, वो पाकिस्तान की सेना के सिपाही आतंकियों के भेष में थे। और जब वो मारे गए तो उनको लेने से पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। अब थोड़ा सिचुएशन समझिए, करीब 123 चौकियां थी, करीब 5,000 ये लोग कारगिल और द्रास और इन सब चोटियों के ऊपर थे। ऊंचाई करीब 5,000 मीटर थी। ये आतंकी उन्होंने अपने बंकर्स को कंक्रीट का बना दिया था। आधुनिक इनके पास हथियार थे, ऐशो आराम से उनमें बैठे थे। हम नीचे थे, हम खुले में थे, कोई कवर नहीं था, कोई शेल्टर नहीं था। रास्ते चढ़ने के ऐसे थे कि उसमें ज्यादा सिपाही एक साथ नहीं जा सकते थे और डायरेक्टली उनकी फायर के रेंज में थे। उसके बावजूद हम गए और हमने उनके 2700 सिपाहियों को मार दिया। अब मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि 27 को तो मार दिया, जो बचे हुए और 2300 बचे थे वो भी मरते, लेकिन हमने वहां भी दरिया दिली दिखाई और हमने एक सेफ कॉरिडोर उनको दे दिया।
अमेरिका के दबाव में आके तत्कालीन सरकार ने उनको सेफ कॉरिडोर दे दिया और 2300 चले गए। अब जो 2700 मारे गए और जो ये ज़्यादातर इनमें से फौजी सिपाही थे और उनके परिवार जो मातम मना रहे हैं, क्या अब पाकिस्तान की आवाम को ये नहीं देखना चाहिए, सोचना चाहिए, क्वेश्चन करना चाहिए कि ये कैसी सेना है, ये कैसी सरकार है जो अपने सिपाहियों की डेड बॉडी भी लेने से कह देती है कि ये हमारे नहीं है। और उधर हिंदुस्तान की तरफ देखो कि वो उन 2700 सिपाहियों का उस रीति रिवाज के साथ में दफन करते हैं जो इस्लाम के अंदर होती है। ये जो फर्क है, अब इस फर्क में मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ, जो हुआ सो हुआ। हम हमेशा कहते रहे करुणा, दया, क्षमा, प्यार, मोहब्बत, सहनशीलता, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल हो तो मोदी जी को सुझाव है कि सहनशीलता शून्य होनी चाहिए। कल्पना कीजिए कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने पहली बार में मोहम्मद गौरी को माफ ना किया होता तो हिंदुस्तान का इतिहास आज दूसरा होता। लिहाजा अब कोई मुरव्वत नहीं, अब कोई मुरव्वत नहीं, अब एक्शन लिया जाना चाहिए और एक नहीं, रिलेंटलेस लिया जाना चाहिए। और आज हमारे पास स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी है, यानी कि हम अपनी ही जमीन से रह के पीओके में पाकिस्तान के उन लॉन्च पैड में जिसमें ये षड्यंत्र रच रहे हैं उन पर अटैक कर सकते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर है, हमारे पास राफेल है, हमारे पास मिसाइल है, और अब ये परवेज मुशर्रफ जैसे षड्यंत्र आगे कभी सर ना उठा सके। लिहाजा जैसे ही कोई आतंकी हमला होता है तुरंत उसका जवाब दिया जाए इफेक्टिवली बाय स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी। बिल्कुल जवाब दिया जाए। मल्टी प्रोंग एक्शंस जो बार बार आप लोग कहते हैं वो होना चाहिए। पाकिस्तान को सबक सिखाने की जरूरत है। लेकिन आज के दिन महत्वपूर्ण दिन है। आज मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे साथ दो बड़े सेना के अधिकारी बैठे हुए हैं और मैं बहुत गर्व महसूस कर रही हूँ आज के इस कार्यक्रम को अपने दर्शकों के बीच रखते हुए कि आप जैसे अदम्य साहसी आज इस शो का हिस्सा बने हैं। इसीलिए आपके माध्यम से उन लोगों की आंखें खोलने का प्रयास आज इस शो का उद्देश्य रखा गया जो बार बार, मैंने फिर दोहराऊंगी, जो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान से सद्भावना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। अरे जो लोग अपनी सैनिकों को ही आतंकवादी करार दे देते हो, जहां के लोगों के साथ छल किया जाता हो, उन्हें गुमराह किया जाता हो, उनके अपनों का शव लेने के लिए यहाँ पर के सर आपके पास आ रही हूँ। अभी थोड़े सा जो मैंने शो ओपन किया उसमें एक छोटे से इंटरव्यू का अंश भी रखा था। 12 साल पुराना वो इंटरव्यू है जो पाकिस्तान की मीडिया पर ही चला था। सीनियर जर्नलिस्ट ये कह रहे हैं कि लोग ये बार बार एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो जो शव जो भारत में पाकिस्तान सैनिकों के शव थे, भारत सरकार उस वक्त तैयार थी उन शवों को देने के लिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने वो विल पावर नहीं दिखाई। पाकिस्तान की सेना ने उन्हें डराया धमकाया और आज तक वो अपनों का चेहरा तक नहीं दे पाए हैं। उनके अपने उनकी ही सरजमी पर उनको 2 गज जमीन मैसर नहीं हो पाई है। ये हकीकत है पाकिस्तान की। के सर लावनी जी, आप कड़वा सच बता रही हैं। ये दुर्भाग्य है उस पाकिस्तान जो हमारे से ही निकल के गया और अपने ही लोगों को वो कहता है कि ये हमारे हैं ही नहीं। आपने ये बताया ना कि 2700 लोगों की, देखिए वहां पर ये जब हो रहा था कि 90 से ज्यादा लोगों की 100 की हमारी ही बटालियन ने उनको सुपर्दे खाक किया है और एनएलआई वहां से निकल रही थी। हमने कहा इनको लेकर जाइए। उनको आदेश था कि आप लेकर नहीं जाएंगे, उनको क्लेम नहीं करेंगे। एक तो सिया सुन्नी की डिवाइड, जो ज्यादा जो मरे थे वो सिया थे, एनएलआई में सिया ज्यादा है तो सुन्नी वाले, और वो उनके अधिकारी, सोचिए एक देश के अंदर में ये डिवाइड है उनके आर्मी के अंदर। और उस देश के ये बताइए कि कुछ लोग जो भावलपुर हम लोग सुनते हैं जो डीप अंदर है पंजाब के, उनकी बॉडियों को तो ले गए। पंजाब के इलाके के जो भी लोग थे, जो भावलपुर के इलाके के, दूसरों को छोड़ दिया। ये देखिए जो इनकी मन स्थिति क्या है, क्योंकि वो उनके देश के और दो वहां के बचे लोग हैं, बचे कुछ लोग हैं, उनको शहादत के लिए, और यही कर रहे हैं आज। 2
2 लाख, 1 लाख, 50,000, 25,000 दे करके इन लोगों को मोटिवेट करके जो यहाँ जिहाद चलाते हैं, उनका पूरा का पूरा जो है कसाब का आप देख लीजिए, कसाब के स्टेटमेंट को पढ़, कितना पैसा दिया उनको। और देखिए वो जिहाद के नाम पे उनकी ब्रेन वॉशिंग करके ये करते हैं। वो मसला दूसरा है जो आप बोल रही हैं, इसका सबसे बड़ा नमूना, और त्यागी साहब ने एक बहुत बड़ी बात की, आप इसको बख्शेंगे तो ये बार बार आपको करेंगे, और उसकी एक्चुअल रिजल्ट आपको अभी दिखाई दे रही है जम्मू एंड कश्मीर में। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35 अल्फा होने के बाद, पूरी परिस्थितियां अच्छी होने के बाद, जिस तरह से वो कर रहे हैं चीजों, वो वही कर रहे हैं जो सब हमारे 71 की लड़ाई में 73,000 प्रिजनर, उनको सैम बहादुर साहब, हम उस समय थे, हमारे उस समय हम लोग एज पर द जेनेवा कन्वेंशन, हमारे जवान जमीन पे सोए मगर हम उनको बेड दिए, उनको मच्छरदानी। आप देखिए सैम बहादुर का भी आया है ना, एक पिक्चर बनी, वहां जब वो पाकिस्तान में गए तो लोगों ने अपनी पगड़ी रख दी कि आपने इन 73,000 सोल्जर्स के साथ आपने वो किया जो अपने बेटों के साथ। तो ये तो एक है, एक मानवता का एंगल है जो त्यागी साहब अब बोल रहे हैं, क्योंकि अब वो उस समय दूसरा परिस्थिति था, जिहाद नहीं, अब तो जिहाद है, जिहाद। वो कहते हैं आप काफिर हो, आपका कोई सुनवाई नहीं है, हम तो मरने मारने के लिए आए हैं और आपको हम मार के, क्योंकि आप तो काफिर हैं। तो ये जो चीज आप लाई है आज के दिन में, तो ये है पाकिस्तान आर्मी का माइंडसेट। पाकिस्तान के आम लोग, वहां पर भी 23 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी ज्यादा नहीं है, इसलिए पीओके से आवाज आ रही है, गिलगिट आवाज आ रही है। और ये आवाज आज से 25 साल पहले मैंने सुनी है कारगिल वॉर में, क्योंकि मैं पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमने ऑपरेट किया है और कैप्चर किया है, जो कि आज भी हमारे पास है, वो हमने नहीं छोड़ा है। भले ही हम उसको दिखाते नहीं, मगर वो आज पाकिस्तान के अंदर है, आज भी हमारे कब्जे में, और आज भी हम वहां पर डिप्लॉयड हैं। मगर वहां के लोगों की बेचैनी, और आपने भी बहुत अपने चैनलों में चलाया, वहां के लोग आपसे मिलना चाहते हैं, क्योंकि आपका ऐसा, वहां आपसे मिलना चाहते हैं, पीओके के लोग मिलना चाहते हैं। उसको नकारा करने के लिए उन्होंने नया ऑफेंसिव शुरू किया है, जो आप अभी जम्मू के कश्मीर के अंदर में देख रही हैं, जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहे हैं और घात लगा के हमला। वो आईएसआई खुर्सान प्रोविंस के वो लड़ाके हैं, प्रॉपर लड़ाके हैं, जो जिहाद करने के लिए आपके पास आए। तो आपका जो डिबेट है, मैं चाहता हूं लावनी जी, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमें तो ये बोलना बंद करना पड़ेगा कि ये हाइब्रिड वॉर है, ये टेररिज्म है। ये नहीं टेररिज्म, सिंपल स्ट्रेट जिहाद आपके ऊपर छोड़ा गया है, और जिहाद का खात्मा वही होता है जिस तरह से इजराइल हमास का कर रहा है। दुनिया एक तरफ हो जाए, मगर क्योंकि हमास एक आतंकवादी संगठन है, वो जिहाद करके 7 अक्टूबर को किया है, वो किसी की नहीं। ऐसे ही हमारे देश के लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को ये डंके के चोट पे ये कहना पड़ेगा कि हम इसको कभी ना बख्शें, नहीं बख्शेंगे। बिल्कुल, हम कभी ना बख्शें, हम उन्हें कभी ना बख्शें जो हमारे देश में जिहाद की जड़ पर बार बार खाद पानी डाल रहे हैं। हम उन्हें कभी ना बख्शें जिनका कैरेक्टर है कि वो सेना के सर कलम करके हमें भेजता था, और हमने किस सम्मान के साथ, ये हमारा कैरेक्टर है कि हमने सम्मान के साथ उनकी ही सैनिकों को यहाँ पर जमीन मैसर कराई, सुपुर्दे खाक कराया, ये हमारा कैरेक्टर है। लेकिन अब वक्त आ गया है एक सॉफ्ट कैरेक्टर से निकलकर एक हार्ड कैरेक्टर की तरफ जाने की, जो बात हमारे आज के दोनों पैनलिस्ट कह रहे हैं। मैं कर्नल साहब आपके पास आते हुए के सर की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए, जब बात कैरेक्टर की आती है, हमारे यहाँ भारत में जब भी बात होती है तो हम सॉफ्ट कैरेक्टर के लिए जाने जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं, लेकिन वक्त आ गया है कि हमें ऑफेंसिव मोड में आना है, जैसा आप लोग बार बार कह रहे हैं। लेकिन बहुत सारी, इसके बीच भी बहुत सारी ऐसी लिमिटेशंस हैं। पॉलिटिकल विल में तो कहीं कमी नज़र नहीं आती, ये जहाँ तक देखा जा रहा है बीते अगर 10 सालों की बात की जाए, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस है जिसको अभी थोड़ा सा उस लाइन को क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। वो कैसे हो पाएगा? देखिए, चैलेंजेस ऐसे हैं कि जिनको अगर समझा दिया जाए तो लोगों की समझ में आएगा,
मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हमको बचपन से सिखाया गया शहीद हो जाओ देश के लिए। क्यों हो जाए शहीद? मैं तो शहीद होके नहीं, मैं तो जिंदा रह के देश की सेवा करना चाहता हूँ। हमें बताया गया, देखो, करुणा, क्षमा, माफ कर दो, प्यार रखो, मोहब्बत रखो, अतिथि सत्कार रखो, सहनशीलता रखो। अच्छा ठीक है, ये परिवार के लिए ठीक है, ये फैमिली के लिए, समाज के लिए ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय कैरेक्टर के लिए ये ठीक नहीं है। तो आज हिंदुस्तान की फौज को, सरकार को, हर इंसान को ये समझना होगा कि व्यक्तिगत चरित्र और राष्ट्रीय चरित्र अलग अलग होते हैं। अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें राष्ट्रीय चरित्र का इस्तेमाल करना है। यानी कि देश के मामले में जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जनरल सिन्हा कि इसे आप मामूली टेररिज्म नहीं समझो, ये एक बिल्कुल प्लान्ड जिहाद है। और जो जिहाद है, उस जिहाद का उसी भाषा के अंदर जवाब देना जरूरी है। और वो जवाब एक दफा नहीं, रिलेंटलेस, यानी कि लगातार, कंसिस्टेंटली, अनअबेटेड दिया जाना चाहिए। और इसके अंदर पाकिस्तान के साथ तो हमें ये एक्शन लेना ही है। एक तो हमें पाकिस्तान की अवाम को ये बताना है कि तुम्हारे जो हुक्मरान हैं वो अपने सिपाहियों की डेड बॉडी को ये कह के लेने से मना कर देते हैं कि ये तो आतंकी हैं। और उसमें भी जो 2-4-6 लेते भी हैं तो उसमें पीओके की नहीं लेंगे, पंजाब की ले लेंगे। यानी कि जिनको 72 गोलों का सपना दिखाया जाता है उनकी नहीं लेंगे, पंजाब वालों की 2-4 सिपाहियों की ले लेंगे। लिहाजा ये फौज आपके यकीन के, भरोसे के, आपको ठीक रखने के काबिल नहीं है। ये पाकिस्तान की आवाम समझ ले। और दूसरी बात, जो पाकिस्तान के अंदर अब वो ये चिल्लाने लगे हैं, साहब हम तो विक्टिम है, साहब हमारे यहाँ भी बड़ा आतंकवाद हो रहा है, उनके यहाँ आतंकवाद हो रहा है, हम जिम्मेदार है क्या? और अगर उनके यहाँ आतंकवाद हो रहा है तो क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? बोया पेड़ बबूल का तो हम कहाँ से खाएं? ये भी एक कहावत है। आप आम की उम्मीद रख रहे हैं लेकिन बबूल का पेड़ बो रहे हैं। बस सवाल ये है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना पड़ेगा खलील साहब। मैं ब्रेक के बाद भी चर्चा को जारी रखूंगी क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम शौर्य को याद कर रहे हैं, साहस पराक्रम को नमन कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर्दे के पीछे की कहानी को भी अपने देश के सामने, देश के नौजवानों के सामने, आगे आने वाली पीढ़ियों के सामने रखना चाहते हैं, जो इस करगिल युद्ध के बाद की परिस्थितियों से बहुत कुछ सीख सकता है, समझ सकता है और उस सच्चाई से रूबरू होते हुए आने वाले समय की तैयारी कर सकता है जो खतरनाक हो सकता है अगर सही समय पर सही कदम ना उठाया गया तो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, रण क्षेत्र जारी है। तो रण क्षेत्र में आज शौर्य को याद किया जा रहा है, साहस को नमन किया जा रहा है, पराक्रम और बलिदान को नमन किया जा रहा है, लेकिन उस आईने पर लगी हुई धूल को भी साफ किया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान के प्रति कई बार सहानुभूति दिखाई जाती है और कहा जाता है पाकिस्तान की सरकार और सेना से जरा बात तो करिए, स्थिति सुधर जाएगी। जबकि वहां की सरकार, वहां की सेना अपनों की ही नहीं हुई तो फिर वो गैरों की क्या होगी? अपने ही देश के सैनिकों को जिन्होंने आतंकी करार दे दिया हो, वो उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सचमुच साथ चलने को तैयार है? मैं एक बार फिर से के सर आपके पास आ रही हूँ। आप देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ है, आप दोनों ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि इस जिहाद के प्रति हमें मल्टी प्रोंग एक्शन लेने की जरूरत है। अब एक्शन नहीं बल्कि हमें पहले रिएक्शन देना चाहिए और फिर एक्शन देना चाहिए, देखना चाहिए, ये स्थिति आ गई है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी स्थिति ऐसी है कि आप लोग ये कह रहे हैं कि वक्त ऐसा आ गया है कि अब ये जो लड़ाई है वो जिहाद की लड़ाई हो गई है, जबकि आज से 25 साल पहले जब ये युद्ध हुआ उस वक्त भी सेना को अगर मुजाहिदीन कहा गया, वो मुजाहिदीन जो जिहाद करता है। मैंने जो ओपनिंग में आप लोगों के सामने, देश के सामने एक इंटरव्यू का हिस्सा रखा था, उसमें बाकायदा पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ को तब तक ये पता था कि अच्छा ये मुजाहिदीन है जो यहाँ पर है। यानी जिहाद तो 25 साल पहले से चला आ रहा है, हम आज की बात कर रहे हैं, नींव तो तब से पड़ी हुई है। के सर देखिए, जब से देश आजाद हुआ 1947-48, सो सेम कॉन्सेप्ट जो पठानों को उन्होंने भेजा
मुजाहिदीन वो सारे के सारे उसी इलाके के थे जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, आज भी वो जिनको मुजाहिदीन कहते थे। और वो मुजाहिदीन उस समय की जो इनकी थी कि ये आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ते हैं, ये तो शहीद हो जाएंगे तो ये तो अल्लाह को यदि मिल प्यारे हो जाते हैं तो ये मुजाहिदीन की जो लड़ाई है वो भी कॉन्सेप्ट जो है जिहाद से ही आती है। यही है कि अल्लाह को प्यारे हो गए तो इनको उनका दीन मिल जाएगा, इनको उन 72 हूरों का ये मिल जाएगा, यही कंसेप्ट है। देखिए प्रॉब्लम क्या है, क्यों उस समय से लेकर के आज तक, और हम भी इसको सुधार नहीं करते। हमने जब 90 के दशक में जो हमने ये कह दिया स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, ये पाकिस्तान ने नहीं कहा कि स्ट्रैटेजी ऑफ 1000 कट, हम आपको काटेंगे छोटे छोटे हिस्सों में। उस समय ही से, उस समय वहां के जो जियाउल हक साहब सबसे कट्टर जो कोई हुआ है पाकिस्तान के अंदर, वो जनरल जियाउल हक थे। वो जियाउल हक ने वो जिहाद उस समय 80 के दशक जब उन्होंने ठीक है सर, आई एम सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे साथ पाकिस्तान से वरिष्ठ पत्रकार हैं महमूद शहराजी हैं, वो जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। महमूद शहराजी साहब, सुदर्शन न्यूज में स्वागत है आपका। और बड़ा सीधा सवाल करने वाली हूँ, यहाँ पर आज हम साहस और शौर्य का जश्न मना रहे हैं, लेकिन आईना आज पाकिस्तान को देखने की जरूरत है कि 2700 परिवारों में पाकिस्तान में आज मातम मन रहा है, चूल्हा नहीं जलाए, क्योंकि ये वो परिवार है जिनके बेटे आज तक वहां उनके शव तक नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान की सेना और सरकार ने पाकिस्तान की आवाम को और अपनी ही सेना को गुमराह किया, मानते हैं आप? देखें जी, ये मैं आपकी बात दुरुस्त है कि दोनों जानिब से जो है शहादतें हुई हैं, तो जाहिर है भारत के भी फौजी मारे गए हैं, वहाँ भी ऐसी माएँ मौजूद हैं जिनके बच्चे आज तक नहीं मिले। ऐसे ही कारगिल की वार ले लें, डायमंड फॉर्मेशन जो उनकी कड़ी मेहनत और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाता है। डायमंड फॉर्मेशन से वे खुद को डबल लाइन फॉर्मेशन में पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं। कुछ 4 साल कबल 5 साल कबल भी मोदी जी ने कहा था कि हमने घुस के मार दिया, लेकिन हमारा तो कोई पायलट या कोई बंदा नहीं गिरफ्तार हुआ था ना। आपका ही पायलट अभिनंदन पाकिस्तान की साइड पे गिरा, जो घुस बैठिया था, जिसको हमारी आर्मी ने लोगों ने पकड़ा, फिर आपको वापस किया। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए ताकि महमूद शहराजी जी, ये ऑन रिकॉर्ड है। अपनी लय बनाए रखते हुए एक दूसरे से जुड़कर एक रेखा बन जाएंगे। है कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जरूर, मैं आपकी सीमाएं समझ सकती हूँ, आप जिस देश में बैठे हुए हैं, अगर आप सच बोलेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, लेकिन सच कड़वा है और मुझे लगता है पाकिस्तान की आवाम को उस सच से रूबरू होना चाहिए। आप 2700 का फिगर बता रही हैं, तो 2700 लाशें भी तो मौजूद होनी चाहिए ना। चलो हमारे पास नहीं, आपके पास तो होनी चाहिए ना। आप लोगों को कहते हैं ये 2700 लोग हैं, इनके DNA कराएं, इनकी शिनाख्त करवाएं, ये पाकिस्तानी लोग हैं, लेकिन आपके पास भी तो हम कर लें या आप कर लें, बात तो एक ही है। के सर, ये प्रोपेगेंडा लगता है पाकिस्तान को, आज भी फितरत बदली नहीं है। के सर, लावनी आपके जो है पाकिस्तान से पत्रकार साहब, उनसे सवाल करते हैं, छोड़ दीजिए 2700 की आंकड़ा। ये देखिए, जो हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था उरी के बाद, हमारे 19 मारे गए थे, हमारी फक्र है कि हमारी शहादत दी थी। जब हम सर्जिकल स्ट्राइक किए तो हमने उसके 3 गुने 60 से 80 लोगों को मारा। आपके सर्जिकल स्ट्राइक में आपने एक भी डेड बॉडी उनके लोगों को, आज भी वो तड़प रहे हैं। लाभजी ने 2700 का बात किया। बालाकोट में जब हमारा एयर स्ट्राइक हुआ तो वहां पर 375 की हमारी रिकॉर्ड है, वो उनके पूरे एविडेंस है, मारे गए। आपने एक बॉडी नहीं दी। 3 महीने तक अपनी आर्मी को लगाकर पूरी सफाई करवाई, फिर पत्रकारों को लेके गए। तो छोड़ दीजिए, कारगिल तो अलग बात है। आपकी धरती दे आप जवाब इसका। जवाब दीजिए। हमारी धरती पे तो हमने कर दिया। जवाब दीजिए। आपने भारत यहाँ पाकिस्तान में आतंकवादी फैला रहा है,
चाहे वो कुलभूषण की शक्ल में हो, सरबजीत सिंह की शक्ल में हो या कश्मीर सिंह की शक्ल में हो, तो ये भी तो रिकॉर्ड पे महमूद शिराजी जी की थोड़ी सीमाएं जरा हम लोग समझ लेते हैं। एक्चुअली वो उस देश में बैठकर इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जब पत्रकार सच बोलता है तो उसके साथ क्या होता है ये भी दुनिया ने देखा है। शायद इसीलिए शिराजी साहब अब सच नहीं स्वीकार कर सकते। नहीं, सच तो ये है कि अब हर एक आपका सच हो सकता है, मेरा झूठ हो, या मेरा सच आपके लिए झूठ हो, या मेरा हीरो आपके लिए विलन हो, आपका हीरो मेरे लिए विलन हो। ये चीजें तो हर देश की अलग अलग स्टेट होती है ना। अब आप भी तो अपने देश में बैठ के डिफेंड कर रहे हैं, तो मैं क्या पाकिस्तान की बुराई करना शुरू कर दूं? देखिए मसले हम बुराई नहीं कर रहे हैं, हम तो उस पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहे हैं जो अपनी सरकार और सेना द्वारा छला गया है। आप जिस देश के पत्रकार हैं, आप सच जानते हैं, मैं जानती हूं, आपकी सीमाओं को मैं समझ रही हूं, आपके दर्द को और आपके डर को भी मैं समझ रही हूं, और इस पैनल में बैठे हुए हमारे दोनों वीर जवान भी आपके डर को समझ रहे हैं। ये डर है, ये पाकिस्तान आवाम का डर है। दरअसल डर नहीं है, मैं बेधड़क होकर आपसे बात कर रहा हूं। अगर मुझे कोई डर होता तो मैं आपसे बात ही ना करता, मैं आपके प्रोग्राम में ना शामिल होता। मुझे कोई डर नहीं बोले ना साहब कि बालाकोट में 300 कहां गए लाते? सहाफती आजादियां तो भारत में भी दबाई जा रही हैं। आप कीजिए ना महमूद जी, उन्होंने तो तर्क दे दिया, उन्होंने आंकड़े भी बता दिए। आप सिर्फ बार बार कोस रहे हैं भारत को, लेकिन तर्कों पर नहीं आ रहे, नंबर्स पे नहीं आ रहे। कर्नल साहब, कर्नल त्यागी जी, भाई इम्प्लीकेशन समझिए सर। एक्चुअली सवाल सुन ही नहीं सका, कोई कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से। बताता हूँ कि जो पाकिस्तानी सोल्जर या आतंकी आपने कारगिल और उसकी आसपास की चोटियों पर भेजे थे, उनकी संख्या करीब 5,000 थी। उनकी संख्या करीब 5,000 थी, और जिनमें से करीब 2,000 प्लस को हमने छोड़ दिया था, सेफ कॉरिडोर दे दिया था, वरना उनको मारने में हमको कोई टाइम लगता ही नहीं। हमने तो दया की शायद अमेरिका के कहने पे। अब जो बचे हुए लोग हैं वो कहाँ गए साहब? अगर तुम ये कह रहे हो कि वो 2700 की लाशें दिखाई है, तो वो जो बचे हुए लोग हैं आपके पास है नहीं, इसका मतलब वो मारे गए। और अगर मारे गए तो सेना साहब ने बताया भाई हमने उनका अंतकाल इसलिए उनका क्रियाक्रम इसलिए कर दिया क्योंकि आपने उन बॉडीज को लिया नहीं। बिल्कुल यही सच्चाई है, ये सच्चाई पाकिस्तान की है, और इस सच से सामना करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन सच कड़वा है और इसलिए सामना करना जरूरी है ताकि हमारी आगे आने वाली पीढ़ी की आंखों पर जो पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है ना, कह रहे हैं कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए कि पाकिस्तान का डीएनए क्या है। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, हमारे साथ जुड़े आप और बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे बीच रखी। आज हमने उस मुद्दे को आपके बीच रखा जो साफ तौर पर एक संदेश देता है, आंखें खोलिए, सच से सामना कीजिए। सच कड़वा है, लेकिन यही कड़वी जो दवा है, ये जो सच्चाई है, आने वाले समय की दिशा और दशा बदल देगी अगर आपने सच से सामना कर लिया। थैंक यू सो मच एक बार फिर से रण क्षेत्र में आज जुड़ने के लिए। समय की इतनी सीमाएं हैं, इसलिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।